तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिटर थ्योरी के 1000 टेक्निकल MCQ को, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसरो, DRDO, NPCIL, MPPGCL, NFL, DMRC, MP मेट्रो या जो भी टेक्निकल के फिटर के एग्ज़ाम हैं, तो आप अगर उनकी तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर ट्रेड से हैं तो इस PDF में सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को सिलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे कुछ पैटर्न इसमें निमी का है, कुछ हमारे मतलब अलग अलग बुकों से ये जो मटेरियल है उसको तैयार किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या जो हमारे आने मतलब कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन भी हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, रोज हम मतलब इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो को हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, रोज हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, What is the class of fire caused by fire wood paper cloth? लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? मतलब लकड़ी की आग कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है क्लास ए फायर, ऑप्शन बी बोला है क्लास बी फायर, ऑप्शन सी बोला है क्लास सी फायर और फोर्थ नंबर बोला है क्लास डी फायर। तो फिर जो आग लकड़ी कागज कपड़े आदि के कारण लगती है तो वो हमारी क्लास ए के अंतर्गत आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए फायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द कैरेक्टरिस्ट दैट एनेबल्स वन मटेरियल टू कट अनदर इट्स रिलेटिव। वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है कहलाता है उसके सापेक्षिक। तो ऑप्शन ए बोला है टफनेस कड़ापन, ऑप्शन बी बोला है हार्डनेस कठोरता, ऑप्शन सी बोला है डक्टिलिटी तन्यता और ऑप्शन डी बोला है रेजिलेंस प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, मतलब कोई भी धातु है जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काट सकता है तो वो हमारा हार्डनेस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोरता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, What is the process of breaking down the materials into organic compounds and can be used as manure? तो जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मतलब जैविक कंपाउंड्स में जो मटेरियल को तोड़ा जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है लैंडफिल्स, ऑप्शन बी बोला है रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी बोला है कंपोस्टिंग और ऑप्शन डी बोला है अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे बोलेंगे हम कंपोस्टिंग। तो जो हमारा कंपोस्टिंग रहता है उसमें हम जो जैविक कंपाउंड्स रहता है मटेरियल को तोड़ने की जो प्रक्रिया रहती है उसे हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? मतलब हमारा जो जॉब रहता है उसको फिनिश्ड साइज के करीब लाना है तो किस फाइल का यूज किया जाए करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी बोला है कर्व्ड कट फाइल, ऑप्शन सी बोला है सेकंड कट फाइल, ऑप्शन डी बोला है डबल कट फाइल। तो फ्रेंड, जो हमारा जॉब है उसको फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए हम सिंगल कट फाइल सॉरी सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए सेकंड कट फाइल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इट इज अ पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन। फैक्ट्री एक्ट 1948 में बढ़ने सप्ताह की व्याख्या यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है। मतलब जो फैक्ट्री एक्ट हमारा रहता है तो उसमें जो सप्ताह वर्णित किए गए हैं तो वो 7 दिनों की अवधि में वर्णित किए गए हैं। तो जो हमारा काम रहता है वो किस अवधि से मतलब किस दिन से शुरू होता है? तो ऑप्शन ए बोला है संडे रविवार, ऑप्शन डी बोला है मंडे सोमवार, ऑप्शन सी बोला है सैटरडे शनिवार और ऑप्शन डी बोला है फ्राइडे शुक्रवार। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब से शुरू होती है जो। तो जो निम्न अवधि जो मध्यरात्रि से जो प्रारंभ होती है तो वो हमारी सोमवार से शुरू होती है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोला है? 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड।
हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है, जो हमारा हैमर रहता है उसके वजन को कहाँ से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है फेस, ऑप्शन बी बोला है पिन, ऑप्शन सी बोला है चीक, ऑप्शन डी बोला है आई होल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा हथौड़े का वजन रहता है उसको चीक से दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 7 नंबर क्या बोला है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। जो हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है उसका उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है समकोण की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी बोला है न्यून कोण की जांच करने के लिए, ऑप्शन सी बोला है अधिक कोण की जांच करने के लिए, ऑप्शन डी बोला है सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू चेक राइट एंगल। समकोण की जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स एंड कॉजेज एक्सीडेंट। निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से बोल रहा है कौन हमारे औद्योगिक खतरे और दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है शोर और कंपन, ऑप्शन बी बोला है खराब लाइट व वायु आगमन, ऑप्शन सी बोला है ऊष्मा तथा आर्द्रता, और ऑप्शन डी बोला है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जो हमारे औद्योगिक खतरे और दुर्घटना का कारण रहता है तो उसमें शोर और कंपन भी रहता है, खराब लाइट और खराब वायु आगमन भी रहता है, और ऊष्मा आर्द्रता भी रहती है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है। मतलब क्या रहता है कि जब हम हेक्सा द्वारा धातु को काटते हैं तो कुछ समय बाद क्या रहता है हमारा जो ब्लेड रहता है वो ढीला हो जाता है। तो उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खिंच जाना, ऑप्शन बी बोला है रोंग पिच ऑफ द ब्लेड, ब्लेड की गलत पिच, ऑप्शन सी बोल रहा है सासेट का गलत चयन, और ऑप्शन डी बोला है नट के थ्रेड का गलत चयन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। मतलब क्या रहता है कुछ स्ट्रोक के बाद हमारा जो हेक्सा रहता है वो ढीला पड़ जाता है तो उसका कारण रहता है ब्लेड का खिंच जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक। इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संयत नहीं होता है। मतलब जो हमारी हैंडबुक रहती है तो उसमें क्या संयत नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आधारभूत जानकारियां, ऑप्शन बी बोला है दिशात्मक विवरण, ऑप्शन सी बोला है सामान्य दोष, ऑप्शन डी बोला है कारखाना कानून। तो फ्रेंड जो हमारा हैंडबुक रहता है हस्त पुस्तिका उसमें हमारा कारखाना कानून शामिल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। जो हमारी गैंग ड्रिलिंग मशीन रहती है तो उसमें कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है निष्क्रिय संचालन, ऑप्शन बी बोला है ड्रिलिंग का बार बार संचालन, ऑप्शन सी बोला है निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। मतलब जब हमें मास प्रोडक्शन में मतलब एक समय में अधिक ड्रिलिंग करने की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। तो इसीलिए कि इसका आंसर हो जाएगा सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन मतलब लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। जो हमारे ऑयल ग्रुप्स रहते हैं तो उन्हें काटने के लिए किस छेनी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है चपटी छेनी मतलब फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी बोला है वेब चीजल, ऑप्शन सी बोला है हाफ नाउट नोच छेनी, ऑप्शन डी बोला है डायमंड पॉइंट छेनी। तो फ्रेंड जो हमारे ऑयल ग्रुप्स रहते हैं उसको काटने के लिए किसका यूज करते हैं, उसको काटने के लिए हाफ राउंड नोच चीजल का यूज करते हैं। तो उस 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम द टैप रेंच यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंच का नाम बताइए। मतलब जो हमारे रेस्ट्रिक्टेड प्लेस रहते हैं मतलब प्रतिबंधित स्थान रहते हैं तो वहां पर हम किस प्रकार के टैप रेंच का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है बॉक्स टाइप टैप रेंच, ऑप्शन बी बोला है टी हैंडल टैप रेंच, ऑप्शन सी बोला है सॉलिड टाइप टैप रेंच, और ऑप्शन डी बोला है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच। तो फ्रेंड्स प्रतिबंधित स्थान में हम हमेशा किसका यूज करते हैं, टी हैंडल टैप रेंच का यूज करते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। जो हमारे हैवी ड्यूटी वर्क रहते हैं तो उसके लिए हम किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है बेंच ग्राइंडर,
ऑप्शन बी बोला है पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन सी बोला है पोर्टेबल ग्राइंडर, और ऑप्शन डी बोला है सरफेस ग्राइंडर। तो फ्रेंड जो हमारे हैवी ड्यूटी वर्क रहते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम पोर्टेबल ग्राइंडर का यूज करते हैं। मतलब कुछ जॉब ऐसे रहते हैं मतलब जिन्हें हम ग्राइंडर के पास नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोर्टेबल ग्राइंडर को ही उसके पास ले जाते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े जॉब हुए तो उनको हम क्या रहता है ग्राइंडिंग मशीन पर नहीं ला सकते हैं, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, पोर्टेबल ग्राइंडर का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे मशीन स्पिंडल रहता है उससे ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिफ्ट, ऑप्शन ए बोला है स्लीप, ऑप्शन सी बोला है पंच, ऑप्शन डी बोला है हैमर। तो फिर क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर बोल रहा है वाई द हैंड टैप्स आर चेम्फर्ड एट द लीड। क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्फर किए जाते हैं। तो जो हमारे हैंड टैप रहते हैं वो लीड पर चेम्फर क्यों किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है अलाइंग के लिए, ऑप्शन बी बोला है फिनिशिंग के लिए, ऑप्शन सी बोल रहा है स्ट्रेटनिंग के लिए, और ऑप्शन डी बोला है ग्रीपिंग के लिए। तो फ्रेंड जो हमारे हैंड टैप रहते हैं वो हमारे लीड पर चेम्फर क्यों किए जाते हैं, तो वो अलाइंग के लिए वो अलाइंग के लिए चेम्फर किए जाते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चैम्पर क्यों किए जाते हैं, ताकि जो हमारा टैप है वो आसानी से सुराख में प्रवेश कर जाए, और टैप के द्वारा हम क्या करते हैं, अंदरूनी चूड़ियां काटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 17 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप। स्निप की अधिकतम कटाई क्षमता क्या है। जो हमारी स्निप रहती है जिसके द्वारा हम सीट मेटल में सीटों को काटते हैं, तो उसकी जो अधिकतम कटाई क्षमता रहती है कितनी रहती है। तो ऑप्शन ए बोला है 1.2 mm मोटाई, ऑप्शन बी बोला है 2 mm मोटाई, ऑप्शन सी बोला है 2.5 mm मोटाई, ऑप्शन डी बोला है 3 mm मोटाई। तो फ्रेंड जो हमारी स्निप रहती है उसकी अधिकतम क्षमता रहती है 1.2 mm मोटाई तक की सीटों को काट सकती है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2500 mm इज इक्वल टू, 2500 mm निम्न के बराबर है। तो जो हमारा 2500 mm रहता है वो किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए बोला है 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बोला है 25 डेसीमीटर, ऑप्शन डी बोला है 2.5 मीटर, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 2500 mm किसके बराबर रहेगा, 250 सेंटीमीटर के। क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm होता है। तो जो 250 है, 250 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2500 mm आ जाएगा। तो 2500 mm किसके बराबर होता है, 250 सेंटीमीटर के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द स्काई और ओशियन इज कॉल्ड। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को खाली स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है एनीमोमीटर, ऑप्शन डी बोला है सेलेनोग्राफ, ऑप्शन सी बोला है साइमोमीटर, ऑप्शन डी बोला है बैरोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा साइनोमीटर रहता है उसका उपयोग आकाश या समुद्र की नीलिमा मापने के लिए किया जाता है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है What is the tool used from the other end of the rivet head? रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी रिवेटिंग मेथड रहती है, तो रिवेटिंग मेथड में जो हमारा रिवेट का दूसरा सिरा रहता है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है डॉली, ऑप्शन बी बोला है ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी बोला है रिवेट सेट, ऑप्शन डी बोला है रिवेट स्नैप। तो क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवेट स्नैप। मतलब जो हमारा रिवेट रहता है उसके हेड का दूसरा सिरा बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, रिवेट स्नैप का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है a scale in which the distance between graduation is proportional to the value of that graduation is called। एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपातिक हो तो वह स्केल कहलाती है। मतलब एक स्केल है जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी को, वो उसकी ग्रेजुएशन रहती है स्केल की, के मान के समानुपातिक मतलब प्रोपर्शनल हो तो वह कौन सी स्केल होती है। तो ऑप्शन ए बोला है रेगुलर स्केल, ऑप्शन बी बोला है लीनियर स्केल, ऑप्शन सी बोला है लाइन स्केल, ऑप्शन डी बोला है इक्विडिसेंट स्केल। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो हमारे किस स्केल के अंतर्गत आता है, तो वो हमारे लीनियर स्केल के अंतर्गत
आता है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लीनियर स्केल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोला है? 22 नंबर क्वेश्चन बोला है मोर्टाइज गेज इज क्लासिफाइड एज। मोर्टाइज गेज को वर्गीकृत किया जाता है, जो मोर्टाइज गेज रहते हैं उसको किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है प्लानिंग टूल, ऑप्शन बी बोला है मार्किंग टूल, ऑप्शन सी बोला है बोरिंग टूल, ऑप्शन डी बोला है स्ट्राइकिंग टूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे मोर्टाइज गेज रहते हैं उसको मार्किंग टूल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर हॉलोइंग पैनल बीटिंग। पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? जो हमारे पैनल बीटिंग रहते हैं उसको हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मतलब हैमर का यूज किया जाता है, सॉरी मैलेट का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है ब्रास मैलेट, ऑप्शन बी बोला है रबर मैलेट, ऑप्शन सी बोला है वुडन मैलेट, ऑप्शन डी बोला है बोसिंग मैलेट। तो फ्रेंड जो हमारे पैनल बीटिंग रहता है उसको हॉलो करने के लिए हमेशा बुशिंग मैलेट का यूज किया जाता है। मतलब कोई भी सीट है उसको अंदर से कूटने के लिए हम बुशिंग मैलेट का यूज करते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है? तो 24 नंबर हमारा बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक्स इन सीट मेटल। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? जो सीट मेटल वर्क में हमारी स्टेक रहती है उसका क्या उपयोग है? तो ऑप्शन ए बोला है रेस्ट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी बोला है सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन सी बोला है शार्पनिंग तेज करने, ऑप्शन डी बोला है फोल्डिंग शेप्स। तो फ्रेंड जो हमारी स्टेक रहती है इसका क्या यूज किया जाता है सीट मेटल में? तो इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी, सपोर्टिंग पीस। जो हमारी स्टेक रहती है वो हमारी सपोर्टिंग पीस के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है? तो ऑप्शन ए बोला है 1.2% तक, ऑप्शन बी बोला है 1.7% तक, ऑप्शन सी बोला है 1.9% तक, ऑप्शन डी बोला है 2.1% तक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी इसका जो आंसर रहेगा वो हम जब इसका पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें हम इसका आंसर बताएंगे। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।